जय हिंद देश के निर्माताओं। आज का टॉपिक जुडिशरी कंटिन्यू कर रहे हैं बगैर टाइम गवाए। आज के सबसे पहले हम जो हमारा इंडेक्स है या जो आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने 2 पावर्स की थी, जिसमें प्रेसिडेंशियल रिव्यू, जो एडवाइस, प्रेसिडेंशियल एडवाइस, दूसरा रिट्स जुरिस्डिक्शन, तीसरा जुडिशियल रिव्यू क्या चीज़ होती है, जुडिशियल पावर्स क्या होती हैं, और इसके बाद फिलॉसफी किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। ये सारा कुछ आज के लेक्चर का पार्ट है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर बहुत प्रिसाइज होगा और इसमें ये सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो हमने जुडिशरी में 2-3 चीज़ें की थी, जिसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसमें जुरिस्डिक्शन आ जाती थी, वो किया था। उसके बाद एपिलेट जुरिस्डिक्शन की थी, जिसमें अपील्स वगैरह आ जाती थी, 136, 137, 134 का पार्ट ए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। You should be thorough with all those articles, and if you have any confusion, kindly refer to the previous video. In this part, we are going to discuss प्रेसिडेंट साहब का सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या रिलेशन है। रिलेशन इन द सेंस, हम अपॉइंटमेंट्स की बात अभी नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चीज़ क्या है। अगर हमें ये पता होगा कि वो चीज़ क्या है, तो हम उसके साथ एसोसिएटेड छोटी छोटी जो क्लाउडी एलिमेंट्स है, वो उसको हम बीच में उसके एलिमेंट्स को इंटीग्रेट बाद में कर सकते हैं। मतलब क्या है कहने का, हमारी अप्रोच क्या रह रही है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सेब होता क्या है, सेब के अंदर क्या चीज़ है। फिर उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि सेब का रंग कैसा होता है। हम ये देख सकते हैं कि सेब के ऊपर जो एक छोटी सी उसकी स्टेम पत्ता लगा होता है, वो उसके बाद वाले छोटे छोटे एलिमेंट्स है। पहले हमको ये पहचानना पड़ेगा कि सेब चीज़ क्या है। तो हम यही देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चीज़ क्या है, किस लिए सुप्रीम कोर्ट की हमारे भारत के हिसाब से उसकी क्या अहमियत है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, जिसके कारण उसके जैसा भारतवर्ष में कोई भी पिलर नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। अब प्रेसिडेंट साहब क्यों एडवाइस लेंगे? सर ऐसा है कि जितना मर्जी एक इंसान महान हो सकता है, पर उसे काउंसिल के लिए, एडवाइस के लिए किसी ना किसी की जरूरत हमेशा पड़ती है, किसी खास मैटर के ऊपर। अब एक्सक्यूज मी, ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रेसिडेंट साहब जरूरी नहीं है कि वो किसी लीगल बैकग्राउंड से हों। क्लियर? वो किसी और बैकग्राउंड से हो सकते हैं, मे बी उन्होंने कभी कानूनी कार्रवाई में हिस्सा ही ना लिया हो। तो इसलिए क्या किया जाए, इसलिए सर ऐसा किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनसे प्रेसिडेंट साहब एडवाइस मांग लें। क्लियर? उनकी एडवाइस मांग ले किसी खास मैटर के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मांग सकते हैं, और किसी मैटर पर लीगल एडवाइस मांग सकते हैं। क्लियर? तो ऐसा ये करने पे जो सुप्रीम कोर्ट जो इनको एडवाइस देंगे, क्या वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। द एडवाइस गिवन टू प्रेसिडेंट साहब बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम, इट इज जस्ट फॉर कंसल्टेटिव पर्पसेस। आई होप इट इज क्लियर। तो एक नॉन बाइंडिंग होती है। मूविंग ऑन, दूसरी चीज आ जाती थी रिट्स, जो हमने उस दिन चीज छोड़ी थी अगले आज के लेक्चर के लिए। देखिए जो रिट्स जुरिस्डिक्शन है ना, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। और इसके अलावा हाई कोर्ट के पास भी ये ताकत मौजूद है रिट्स जुरिस्डिक्शन की। रिट्स में क्या होता है, 5 तरह की ताकत दी जाती है किसको? किसी भी कोर्ट को। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो रिट्स के नाम जानते हैं।
These are the 5 writs that are given to Supreme Court under its jurisdiction based on article number 32. क्लियर? किसका आर्टिकल? कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आई होप इट इज क्लियर. While this being said, an other article under the Constitution of India, that is 226, refers to these writ jurisdiction to the high courts of every state. फर्क क्या है? हाई कोर्ट्स के पास ये 226 में मौजूद है. इनमें फर्क क्या है? एक्सक्यूज मी. तो फर्क ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जुरिस्डिक्शन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कर सकते हैं, पर जो हाई कोर्ट्स हैं वो इसको फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर मैटर्स के ऊपर कर सकते हैं. यह समझने लायक बात है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो भी उनकी रिट जुरिस्डिक्शन है वो सीमित है फंडामेंटल राइट्स तक, वाइल जो हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो उससे इलेबोरेट है. तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत कम है, हाई कोर्ट के पास ताकत ज्यादा है. आई होप ये चीज आपको अजीब लगी होगी. तो हमारा ये नहीं है कि हम उसको ताकत को बढ़ाना है, कम करना है. हमारा यह है कि पहले हम समझे कि इसमें ताकत किस किस चीज की है. देखिए, इस रिट में हेबियस कॉर्पस में सुप्रीम कोर्ट जो है या जुडिशरी जो है वो हिदायत देती है हैव द बॉडी, कि जो आदमी आपकी कस्टडी में है उसको हमारे सामने पेश किया जाए. आदमी कुछ भी, जो कुछ भी उनकी कस्टडी में है उसको सामने पेश किया जाए. तो दिस इज हैव द बॉडी. कौन पेश करेगा? एग्जीक्यूटिव पेश करेगा, पब्लिक ऑफिस पेश करेगा, लोअर कोर्ट पेश कर सकता है. क्लियर? तो जो भी पब्लिक मतलब सरकारी महकमा है वो हेबियस कॉर्पस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इशू करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये जो मैटर है ये हमारे सामने लेके आए. कस्टडी में आदमी जो सामने लेके आए, कस्टडी में कुछ भी है वो सामने लेके आए. दूसरा, मैंडेमस का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी पब्लिक ऑफिस जो है वह सही ढंग से या अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे या जुडिशरी क्या करेंगे? उनको बोलेंगे कि ये आपकी लाइन ऑफ ड्यूटी है, आप इसको पूर्ण करें. जैसे हमारा केस, अगर हम केस कर देते हैं, सू कर देते हैं किसी भी पब्लिक बॉडी को, फॉर एग्जाम्पल हम कर देते हैं PSPCL को कर देते हैं. क्लियर? एक्सक्यूज मी. तो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी उनको ये हिदायत करेगी कि आप ये कार्य नहीं कर रहे, उसको आप पूर्ण करें, ये आपका काम है. तो यह है मैंडेमस. ठीक है जी. तो मैंडेमस में ये चीज आएगी, डू योर ड्यूटी, लाइन ऑफ ड्यूटी. एक्चुअली प्रोहिबिशन क्या आ जाती है? प्रोहिबिशन में सर ऐसे होता है कि अगर कोई भी लोअर कोर्ट किसी केस के ऊपर अपना फैसला सुना देता है तो सुप्रीम कोर्ट या उसके जो हायर कोर्ट है जैसे कि हाई कोर्ट है, तो वो उसके ऊपर रोक लगा सकती है और केस अपने ऊपर ले सकती है. प्रोहिबिट का मतलब क्लियर है मेरे ख्याल में, उसमें कुछ आपको डिक्शनरी मीनिंग है प्रोहिबिशन कि उसको रोक लगा देनी. किसके ऊपर? जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर, और जो केस है वो अपने पास ले आना. दिस इज प्रोहिबिशन. सैरिटोरी में ऐसा होता है कि अगर केस अभी चल रहा है, ये देखिए ये दोनों चीजें ना ये लगभग एक जैसी, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है. प्रोहिबिशन में केस पूरा हो गया, फैसला सुना दिया गया, यहां पे डिक्री मिल जाती है. डिक्री के बाद होता है उसको स्टॉप करके केस को फेच कर लेते हैं. यहां पे डिक्री अभी नहीं आई है तो हायर कोर्ट्स क्या करेंगे? जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको बोलेंगे कि आप इसके ऊपर कुछ भी मत कीजिए, ये हमारे को केस दे दीजिए, हम इसको खुद अपने हिसाब से देख लेंगे. तो ये है सैरिटोरी.
इन दोनों में मेरे ख्याल में आपको डिफरेंस जो है वो पता लग गया होगा। मूविंग ऑन, अगर आपको मैं ये पूछूं कि क्या ये पब्लिक ऑफिस पे चीजें दोनों वैलिड हैं, रिट्स अप्लाई हो सकती हैं पब्लिक ऑफिस पे, कौन कौन सी, ये दोनों, तो बताइए हो सकती हैं? जी नहीं, क्योंकि पब्लिक ऑफिस में कभी कोई लीगल केस नहीं चलता। ये बहुत समझने वाली बात है। ये वाली चीज पब्लिक ऑफिस पे हो सकती है, पर ये पब्लिक ऑफिस पे नहीं होगी। यहां से आपको कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं, एक क्वेश्चंस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, तो उनमें ये सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो यहां पे ये प्रोहिबिशन और सैलिडोरी पब्लिक ऑफिस पे वैलिड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी पे ही ये काम कारागर होता है। क्यों वारंटो, क्यों वारंटो का मतलब ये होता है किस वारंट से, किस हैसियत से। अगर आप, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, अगर पुलिस कभी किसी को अरेस्ट करती है उसके लिए कोर्ट से वारंट लेना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है, हैसियत लेनी पड़ती है। ऐसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर घर पे किसी की इंस्पेक्शन करनी है, चेकिंग करनी है, तो कोई भी अथॉरिटी है उसके पास एक वैलिड वारंट होना चाहिए। अगर वारंट नहीं है और इंस्पेक्शन हो जाती है या किसी को पुलिस कैद कर लेती है, तो कोर्ट बोलेंगे आपके पास क्या वारंट है, किस हिसाब से, किस हैसियत से आपने उसको जेल में कर दिया। तो ये सारा कुछ जो है ये रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है, जिसके पास जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास कुछ कुछ ताकतें हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। मूविंग ऑन, इन सबको करने के बाद अब हमारा अगला स्टेप क्या है? सर अगला स्टेप ये है कि हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में समझे कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या, किस तरह जुडिशियल रिव्यू हमारे भारत में कैरी आउट किया जाता है और इसके पीछे विचारधारा क्या है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 13 से डिराइव किया जाता है। कैसे किया जाता है? आर्टिकल नंबर 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये कहते हैं कि अगर कोई भी बनाया गया नियम या कानून संविधान की विचारधारा के खिलाफ है, तो उसका जो कुछ पार्ट है जो उसके खिलाफ है वो काट दिया जाएगा। कौन काटेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है। सिंपल। जी सर, अब आगे जो हम करने जा रहे हैं वो है जुडिशियल रिव्यू। वर्ड को एक्सप्लेन करना मेरे ख्याल में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको आप समझ सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। हमने ये समझना है कि इसकी वैलिडेशन क्या है। तीन चीज़ें करेंगे इसमें, मतलब तीन तरीके से करेंगे। पहली बात हम ये समझेंगे कि इसकी विचारधारा क्या है, आइडियोलॉजी इसमें क्या जुड़ी हुई है। दूसरी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, जैसे कि हम हर चीज़ पढ़ते आए हैं, रट्टेबाजी तो हम करते नहीं हैं, हर चीज़ को सिस्टमैटिकली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइडियोलॉजी ये है जो कि उस दिन आपको मैंने बताई थी कि जो डेमोक्रेसी है उसका जो थर्ड पिलर है दैट इज अवर जुडिशरी। ये क्या होता है? ये दिस इज सेवियर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रिंसिपल्स। ये आइडियोलॉजी है इसकी। तो जुडिशियल रिव्यू हमारे लिए ताकत दी है संविधान में। ताकत यह है कि किसी लॉ को भी लेके हम उसका निरीक्षण करा सकते हैं, उसकी एनालिटिकली उसका क्रिटिकल एनालिसिस करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस एनालिसिस में हमारे पास क्या आएगा कि जो जुडिशरी है वो हमारी और संविधान की, क्योंकि संविधान देखिए हमारे द्वारा बनाया गया, वी पीपल ऑफ इंडिया गिव अवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, उसमें लिखा गया कि हम भारतीय, हम खुद को संविधान देते हैं। तो संविधान हमने लिखा है। ठीक है, तो उसकी विचारधारा है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बचा के रखना,
ये जिम्मेदारी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। ये इसकी आइडियोलॉजी है। इसकी प्रोविजंस क्या आ जाती हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट कितना शक्तिशाली है, उसका दायरा क्या। अभी तक तो हम पढ़ते आए हैं ना ऑब्जेक्टिवली, या फिर उसको थोड़ा सा सब्जेक्टिवली किया। असल में जो आर्टिकल नंबर 142 है, ये सुप्रीम कोर्ट को असीमित ताकत दे देता है, बहुत ताकत दे देता है। वो क्या कहते हैं, क्यों ताकत कैसे मिलती है? इसमें लिखा है कि लॉ को प्रॉपरली अप्लाई करना किसकी जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट की। समझ आई मेरी बात? तो कहीं पे भी अगर गैर कानूनी काम हो रहा है, किसी भी तरीके का गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर संवैधानिक काम हो रहा है, तो वो किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो इसलिए इस आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है कानून को अप्लाई करने की। मूविंग ऑन, दूसरी चीज आप समझे, एक आर्टिकल नंबर 13 है जो कि डायरेक्टली जुड़ा हुआ है जुडिशियल रिव्यू के साथ। इसका क्या मतलब है? इसमें यह लिखा है कि कुछ भी ऐसी प्रोविजन जो कि संविधान को वायलेट करती है, वो क्या हो जाएगी? वो स्टैंड कर जाएगी नलिफाइड, मतलब वो खत्म हो जाएगी। जैसे, तो मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, पार्लियामेंट में एक कानून पारित किया गया जिसमें यह लिखा था कि जो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, उसके ऊपर सर्वेलेंस लगाया जाएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई फोन कॉल कर रहा है, कोई आम आदमी फोन कॉल कर रहा है, तो उसकी फोन कॉल रिकॉर्ड की जाएगी। अगर वो फेसबुक के ऊपर कुछ भी पोस्ट डालते हैं तो वो जो पोस्ट है वो सरकार के खिलाफ नहीं हो सकती, या वो जो पोस्ट है वो कुछ इस तरह होगी जिसमें लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये तो गैर संवैधानिक चीजें हैं, दीज आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स। तो अवर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 13 विल नलिफाई दीज प्रोविजंस इन दैट एक्ट। ये नहीं जरूरी कि सारा एक्ट गैर कानूनी हो, सारा बिल गैर कानूनी हो। जो जो प्रोविजंस उसकी होंगी वो उसको बीच में से काट देगा। कौन काट देगा? सुप्रीम कोर्ट। मेरे ख्याल में यहां तक आपको बात अच्छे से पता लग गई होगी। तो ये जो आर्टिकल है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स को क्या कर देता है? जो वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब इसका है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, वायलेट हो गए, उनको क्या कर देगा? अल्ट्रा वायस कर देगा। तो यहां पे जुडिशियल रिव्यू काम आता है हमारे लिए। अब मुझे यहां पे एक चीज और बताने में आपको खुशी मिलेगी। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी पार्टी है, आम आदमी को अधिकार दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट हैं। आम आदमी को उनकी एक्सप्लॉयटेशन और हरासमेंट को रोकने के लिए जो हमारे लिए हमारे देवता हैं वो जुडिशरी के टॉप है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अगर मान लीजिए आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है, किसी भी तरीके से वायलेट होती है वो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। डायरेक्टली जाना बहुत बहुत बड़ा है। किसी आम आदमी को, अगर वो रिक्शा चला रहा है तो उसको किसी सरकारी दफ्तर में जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। पर अगर जस्टिस लेने जा रहे हो आप, तो जस्टिस हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा है और उसके लिए आप डायरेक्ट जा सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको लीगल एड फ्री दी जाएगी। तो हमारा जो भारत है उसका जो थर्ड पिलर है ये इतना कंक्रीट है कि दोनों पिलर्स, एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेटिव, दोनों को बैलेंस करके रखा हुआ है इसने। तो वी शुड फील प्राउड अबाउट अवर जुडिशरी, वी शुड फील प्राउड ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन कि इतने महान, इतने विविध, इतने अखंड भारत को, जो कि अलग अलग तरीके से रह रहे हैं जहां के लोग, उनको हक दिलाने के लिए हमारे पास इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन हमारे पास मौजूद है। तो ये दोनों हमें चीज यहां पे की।
इसके बाद एक चीज और आ जाती है कि यहां पे एक लड़ाई छिड़ी थी। ये जो लड़ाई थी, ये एक्चुअली मैंने लड़ाई लिखी है, पर एक्चुअली ये क्या था, ये एक तरह की गिव एंड टेक वाला काम था। एक पंच पार्लियामेंट लगाते हैं और दूसरा पंच सुप्रीम कोर्ट लगाते हैं। तो उसमें क्या था, जो ये जुडिशियल रिव्यू था, आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 368 की लड़ाई चलती है यहां पे। तो आज की वीडियो के लिए ये ज्यादा हो जाएगा, ये वाला काम हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। इन दोनों की लड़ाई को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? अगर कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन्स या डाउट्स या क्वेरीज हों तो आपको पता है आप क्या कर सकते हैं। लेक्चर को समेटते हैं। थैंक यू।